हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.2 को करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 भी मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो अपलोड कर दी गई है। यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसे भी आप पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें एक टॉपिक है रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन। दिए हुए अनुपात में विभाजन दो प्रकार से विभाजन हो सकता है, बाह्य और अंतः। तो हम पहले अंतः की बात कर लेते हैं। अंतः विभाजन। अंतः विभाजन यदि दो बिंदु हों x1 y1 और x2 y2, इन दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा जाए और इस रेखाखंड को m1 और m2 या mn भी ले सकते हैं, m1 m2 या mn ले सकते हैं, इसमें इसको विभाजित कर दिया। तो ये जो बिंदु यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ R है, तो इस R बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये इसमें देखना है। तो इसके लिए सूत्र क्या लगाते हैं हम, अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक, ऐसा हम लिखेंगे। अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 और m2 को जोड़ देंगे। ये तो आ गया भुज, और कोटि m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये आ गई इसकी कोटि। ये भुज, ये कोटि। अब इसी प्रकार से यदि हम बाह्य विभाजित बिंदु के निर्देशांक निकाल लें तो क्या होगा। वैसे तो आपके कोर्स में अंतः से कम चल जाना है, लेकिन कहीं बाह्य आ जाए तो क्या करें। फिर जब ये जो दोनों प्लस लिखे हैं ये दोनों ही माइनस बन जाते हैं, यहाँ भी प्लस, दोनों माइनस बन जाएंगे, ये प्लस दोनों माइनस। तो ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और इसी प्रकार से कोटि में भी यही काम करना है, अपॉन m1 माइनस m2। कहीं कहीं आपको m और n का भी अनुपात मिलता है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं, आप mn लगा दें या m1 m2 कर दें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक और सूत्र बनता है रेखाखंड का मध्य बिंदु। रेखाखंड का मध्य बिंदु कब, जब दो बिंदु दिए हैं, जबकि दो बिंदु दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो यहाँ कहीं मध्य बिंदु होगा बीच में। इसके निर्देशांक के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, x1 और x2 को जोड़ देते हैं और बटे कर देते हैं 2, फिर y1 और y2 को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं। ये हो गया यहाँ से मध्य बिंदु। और ये मध्य बिंदु आता कहाँ से है, देखिए इसी से। ये जो अंतः विभाजित बिंदु का निर्देशांक है ये इसी सूत्र में रखकर मान आता है। कैसे आता है हम क्वेश्चन में भी आप आगे कर लेंगे, एक्सरसाइज कराते हुए मैं सारी चीज़ क्लियर करा दूंगा। त्रिभुज का केंद्रक एक और है कि यदि कहीं त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है तो क्या करते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, कौन कौन से, x1 y1 मान लिया, x2 y2 और x3 y3। ये एक त्रिभुज है, ये इसका केंद्रक है, बीच में कहीं स्थित है। इसके क्या निर्देशांक होंगे, तो ये होगा, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए,
और बटे कितना कर दीजिए 3। ये कहो कि तीनों का औसत निकाल दीजिए, बस यही बात है। y1 y2 और y3 इसको भी जोड़ो और 3 बटे में ले आओ। इतना सा काम आप करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, देखो इस प्रकार से रेखाखंड है, 2 और 3 अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 3 में। ये है -1 7 और ये है 4 3 -3। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें चाहिए। ठीक है, तो अंतः विभाजित बिंदु हम इसको बोलेंगे। अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक, सारी चीज़ें हमें पता है, जो इस सूत्र में हमें चाहिए वो सब पता है। तो एक बार सूत्र भी लिख देना चाहिए। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक ही बार में काम हो जाएगा। एक बार भुज लिखो, एक बार कौटी, पूरा एक ही बार में बिंदु। देखो m1 m2 है क्या, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1, ये x2 y2। अलग अलग निकाल के आप रख सकते हो या ऐसे ही करके भी लिख सकते हो, तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको। देखिए m1 की जगह हम लिखेंगे 2 और x2 की जगह लिखेंगे 4, फिर m2 की जगह 3, x1 की जगह -1 बटे में 2 + 3। फिर आगे यही 2 गुणा y2 - 3 और 3 गुणा 7 और बटे में 2 + 3, 4 दूनी 8 -3 और बटे 5, 3 दूनी 6 + 21 बटे 5। और सरल कीजिए, 8 में से 3 गए 5 बटे 5, 21 में से 6 गए 15 बटे 5। और करिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 1 और 3, आंसर आ गया। बहुत आसान सा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बिंदुओं, 2 बिंदु दे रखे हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। तो देखिए पहले एक रेखाखंड खींचा, 2 बिंदु हैं, 4 -1 और -2 -3। समत्रिभाजित बोल रहा है, तो देखो इस पूरे रेखाखंड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक बिंदु यहाँ मान लो, एक कहीं यहाँ मान लो। देखो एक पूरा हिस्सा ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 3 बराबर हिस्से हो गए। तो यहाँ से हमें अनुपात निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसको P मान रहा हूँ, इसको Q, तब ये R हो जाएगा और ये S। तो देखिए यहाँ से यदि बिंदु हमें R चाहिए, बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए हमारे पास 2 4 और -1 और -2 -3, ये 2 बिंदु तो है ही। इन 2 बिंदुओं का हमें पता होना चाहिए, ये तो है, बट अनुपात क्या है, m1 m2 क्या है। तो देखिए बस s को फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। देखो कैसे, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, समझिए इसको। एक हिस्सा ये है, कितने हिस्से हो गए 3। तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो r के लिए अनुपात m1 m2 क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना 1, आगे कितने हिस्से, देखो एक ये पूरा और एक ये पूरा, तो आगे हिस्से हैं 2। बस ये चीज़ समझिए कि m1 m2 कितने आए, तो इसके लिए आए हैं इतने। अब बिंदु किसके लिए, बिंदु कौन सा दूसरा, बिंदु S के लिए। बिंदु S के लिए तो ये बिंदु तो सेम रहेंगे, निर्देशांक तो सेम रहेंगे PQ, इसमें तो कोई अंतर आना नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ का अंतर आएगा कि m1 m2 जहाँ वहाँ 1 2 था, तो यहाँ 2 1 नहीं हो जाएगा। देखो कैसे, देखिए जब हम S के लिए जा रहे हैं तो एक ये हिस्सा, एक ये पूरा हिस्सा, एक एक है ना, ये एक एक है, तो 1 और 1 2, इधर एक ही बचा ये हिस्सा, तो ये 2 अनुपात 1 आएगा। तो अगर हम इस प्रकार से एक डायग्राम बना देंगे तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे बिंदु R के हम निर्देशांक निकाल रहे हैं, यहाँ S के निकालेंगे। देखो दोनों एक ही बार में काम हो जाएगा।
आर के लिए देखो m1 1 गुणा, चलो इसे भी लिख देते हैं x1 y1 x2 y2। ऐसा अगर लिख देते हैं तो फिर आसानी से इन मानों को रख सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा कोई समस्या भी नहीं लगेगी आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने m1 की वैल्यू 1, x2 है -2 प्लस m2 2 गुणा 4, और बटे में क्या लिखेंगे 1 + 2, फिर 1 गुणा -3 प्लस 2 गुणा -1, और बटे में 1 + 2। चलिए इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक साइड वाले को। -2 + 8 बटे 3 और -3 - 2 बटे 3। आगे देखो 8 में से 2 गए 6 बटे 3, यहाँ -5 बटे 3, 3 दूनी 6 -5 बटे 3। एक बिंदु हमने ज्ञात कर लिया है, बस हो गई बात। एक और बिंदु ज्ञात करेंगे, ये भी इसी प्रकार से m1 2 गुणा x2 - 2 प्लस 1 गुणा ये m2 1 गुणा 4, और बटे में 2 + 1, फिर 2 गुणा y2 - 3 प्लस 1 गुणा -1, और बटे में 2 + 1 बराबर -4 + 4 बटे 3, यहाँ -6 3 दूनी 6 और -1 और बटे 3, तो ये बन जाएगा 0 बटे 3, ये बन जाएगा -7 बटे 3। तो एक बार और लिख देंगे, 0 ही ओवरऑल, 0 बटे 3 तो 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा -7 बटे 3, ठीक है। तो 2 आंसर इसके आ गए, 2 बिंदु ही ज्ञात करने थे, आर और एस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आया होगा, बहुत आसान है, इसको आप टफ ना माने, बिल्कुल भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में ABCD एक मैदान यहाँ बना हुआ है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मैदान, मेरे से अच्छा बना रखा होगा। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं, और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। निहारिका, अब निहारिका का प्लेस देखेंगे हम। निहारिका का बिंदु देखो क्या है, निहारिका दूसरी पंक्ति में है। कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में है। इसका मतलब x का बिंदु 2 है। देखो यहाँ दूसरी पंक्ति में कहीं निहारिका है, यहाँ कहीं निहारिका है दूसरी पंक्ति में, तो x की वैल्यू देखेंगे कि यहाँ कितनी हो गई 2। फिर AD के 1/4 भाग के बराबर। AD इसने कहा है कि जब 100 गमले रखे हैं 1 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब 100 मीटर की दूरी हो गई, और कितने के हिस्से के बराबर है? 4 के। तो इसका बिंदु पता लग गया हमें, 2 और 25। अब दूसरी कौन? फिर है प्रीत। प्रीत 8वीं पंक्ति में है, यहाँ कहीं 8वीं पंक्ति होगी, वो यहाँ है कहीं, तो प्रीत का भी बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, जितना बड़ा लग रहा है उतना है नहीं है। देखो प्रीत का बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे। प्रीत है कहाँ? 8वीं पंक्ति में है, तो x की वैल्यू 8 है, क्योंकि यहाँ से जो दूरी है, मूल बिंदु से जो दूरी है वो 8 है, तो x 8 हुआ। और फिर ये 100 का बटा कौन सा? 5, 1/5 मतलब 100 के बटे 5 मानो आप, क्योंकि टोटल दूरी तो 100 है, 100 गमले हैं ना टोटल, इसलिए। तो ये हुआ 8 20, ठीक है। अब क्या कह रही है? और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो दोनों झंडों के बीच की दूरी का मतलब है निहारिका का बिंदु, और वहाँ कौन सा झंडा? हरा झंडा, तो हरा बिंदु, हरा झंडा। और प्रीत का झंडा है लाल, लाल झंडा। तो यहाँ पे लिखेंगे हरे तथा लाल झंडे के बीच की दूरी। बहुत आसान सवाल है। देखो बीच की दूरी का सूत्र हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा है, खूब पूरी एक्सरसाइज पढ़ के आए हैं अभी। तो देखिए 8 में से क्या करेंगे? 2 को घटा देंगे, और 20 में से 25 को घटा देंगे, और फिर इनका वर्क कर देंगे। तो देखिए बन गई बात। 8 में से 2 गए 6,
20 में से 25 गए -5। भले ही स्क्वायर जब करेंगे 6 का वर्ग 36, 5 का 25, तो ये आ जाएगा √61। इतने मात्रक, बल्कि मीटर आएगा, मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है ना गमलों के बीच की दूरी मीटर में, तो इतने मीटर उत्तर। बस इसके बाद भी उसने कुछ कहा है तो अधूरा उत्तर है, या ये कहो कि आधा उत्तर है। पूरा उत्तर तब आएगा जब हम यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखो यहाँ है निहारिका, यहाँ है प्रीत, इन दोनों के बीच की दूरी भी हमने ज्ञात कर दी, √61 आया है। तो अब क्या करेंगे, इनके बीच में झंडा गाड़ना है, और वो बीच में झंडा कौन गाड़ रही है, रश्मि। तो हमें रश्मि का झंडा यहाँ गाड़ना है, और ये है किस रंग का, तो ये है नीला झंडा। इस रश्मि के, देखो रश्मि के नीले झंडे का निर्देशांक क्या हो वो हमें याद करना है। तो बहुत आसान, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक का मैंने सूत्र अभी लिखवाया आपको कि x1 x2 को जोड़ दो बटे 2 कर दो। सूत्र भी लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। x1 की वैल्यू देखो, यहाँ पर बिंदु यही है सेम, 25 और 8 20। तो देखिए 2 और 8 को जोड़ दीजिए बटे 2 कर दीजिए, 25 और 20 को जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 बटे 2, ये हो जाएगा 45 बटे 2। तो 10 बटे 2 का मतलब 5 और ये 45 बटे 2। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या लिखना चाहिए कि रश्मि को अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये पूछा है ना। तो रश्मि को कहाँ, देखो 5 आया है यहाँ, तो लिखेंगे 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में गाड़ना चाहिए। कहाँ, AD के अनुदिश कितनी दूरी पर, 45 बटे 2 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर कौन सा झंडा, नीला झंडा गाड़ना होगा, तभी बात बनेगी। बन गई बात। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ देखिए दो बिंदु हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 से किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो थोड़ा सा चेंज है कि दो बिंदु हैं -3 10 और 6 -8, कहीं कोई एक बीच में बिंदु है -1 6, किस अनुपात में विभाजित करता है हमें नहीं पता। M1 M2 नहीं पता। अभी तक हमने क्या किया कि हमें ये तो पता था लेकिन ये नहीं पता था, हमें इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाना पड़ रहा था, लेकिन इस बार इन्होंने दे दिया ये। तो माना अनुपात M1 M2 है, ये हमने माना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अंत्य बिंदु के निर्देशांक, एक बार मैं सूत्र लिखूंगा और हम शुरू हो जाएंगे। अंत्य बिंदु के निर्देशांक, एक बार इसके नीचे लिख दो x1 y1, इसके नीचे लिख दो x2 y2। बहुत आसानी से करेंगे, बहुत आसान सा भी सवाल है, ऐसा कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बराबर सूत्र लिख देता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए अंत्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए, इसके लिए सूत्र हमने लिख दिया है। मिन निर्देशांक भी हमें पता है, बस ये समझिए कि निर्देशांक भी तो हमें पता है, -1 और 6, इसको पूरा लिख दीजिए। तो देखिए M1 क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि M1 तो M1 ही है, मैंने पता ही नहीं हमें। x2 क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। फिर M2 नहीं पता, x1 -3 यहाँ से, और बटे में भी सेम टू सेम लिखेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इस पे आ जाओ, M1 नहीं पता, y2 कितना है, -8 है, M2 नहीं पता, y1 10 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए ये भुज है, ये भुज है, ये कोटि है, तो ये भी तो कोटि है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तुलना कर लेंगे सिंपली, बहुत आसानी से। देखो बहुत आसान सवाल है, तुलना कर लेंगे और तुलना करते ही सवाल की हवा निकल जाएगी। कैसे, -1 किसके बराबर, इस पूरे भुज के बराबर, ये 6 इस पूरी कोटि के बराबर।
तो ये इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, 6m1 लिख देंगे, -3m2 कर देंगे और बटे में m1 + m2 कर देंगे। बस एक अंतर का तुलना करेंगे, दूसरा मत लो, या तो दूसरा ले लो या तो पहला ले लो, एज यू लाइक। चलिए एक ले लिया हमने, क्योंकि हमारा तो आंसर यहीं से बन जाएगा। इस पूरे को उठाओ, -1 में गुणा कर दीजिए, बराबर 6m1 - 3m2। फिर क्या करेंगे, -1 के अंदर गुणा कर देंगे, बराबर में 6m1 - 3m2। अब क्या करेंगे, देखो m1 उधर ले जाएंगे 6m1 के पास, तो m1 + m1 बन जाएगा, और 3m2 उधर ले जाएंगे तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। देखिए कितने बचे, 3 में से 1 m2 गया, बचे 2 m2, और यहाँ हो गए 7 m1। हमें चाहिए m1 अनुपात m2, तो देखिए m1 के नीचे इस m2 को ले जाइए, इस 7 को फिर 2 के नीचे ले जाइए। बस यहाँ आके बच्चे गलती कर देते हैं, जो उत्तर 2 7 बन रहा है यहाँ, 2 7 सही आंसर है। ऐसा नहीं करना कि 2 वहाँ ले गए 7 2 कर दे, पूरा गलत कर दोगे आप इतनी मेहनत करने के बाद में, तो बिल्कुल सही आंसर ही आ गया। ठीक है, इससे आगे और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं कि 6 का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस हो गया काम, एक ही से काम बन गया हमारा, बन गई बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी लगभग इसी प्रकार का है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को कराया है। यहाँ भी देखो क्या करना है, वह अनुपात ज्ञात करना है। 2 बातें हैं यहाँ, अनुपात ज्ञात करना है जिससे बिंदु है ये ए और बी। देखो ए और बी, ए है 1 - 5 और -4 5, बी है रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है ये, ठीक है, इससे विभाजित हो रहा है, तो इसके बिंदु हम मान लेंगे x0। ठीक है, इसको बिंदु भी मान लेंगे हम C। ऐसे मान लो या ऐसे करके मान सकते हो, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि x अक्ष से विभाजित होने का मतलब तो ये हुआ ना कि ये x अक्ष है और इधर से कहीं से कर लेंगे, तो ऐसे करके लिख दो या ऐसा चित्र बना दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन डायग्राम तो समझने और समझाने के लिए होता है इसमें। ठीक है, चलिए माना x अक्ष का बिंदु जिस पर वह विभाजित हो रहा है वो x और 0 हमने माना। ठीक है, तो देखिए माना अनुपात m1 और m2। फिर क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे x और 0, क्योंकि अंत्य बिंदु तो ये है x0 बराबर m1 x2। चलो मैं लिख देता हूँ x2 y2, x1 y1, x2 है -4 प्लस m2 1, x1 1 बटे m1 प्लस m2। फिर देखो, फिर है m1 गुणा y2, सूत्र मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, सूत्र आप लिखेंगे ज़रूर। ठीक है, m2 गुणा y1 है -5 और बटे में आएगा m1 प्लस m2। देखो यहाँ से हमें तुलना करनी है। तुलना किस हिसाब से, एक तो ये भुज की भुज से और कोटि की कोटि से। इस सवाल में मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा भी समझिए क्यों। x इसके बराबर लिखो, देखो ये -4m1 हो जाएगा प्लस m2 और बटे में m1 प्लस m2। इसे एक मान के मैं यही छोड़ रहा हूँ। दूसरी बात, अब 0 इस पूरे के बराबर, क्योंकि यहाँ कोटि ये है, यहाँ ये कोटि है पूरा, क्योंकि एक बिंदु की जब दूसरे बिंदु से हम तुलना करते हैं तो भुज की भुज से तुलना होती है, कोटि की कोटि से होती है। तो यहाँ ये कोटि है 5m1 - 5m2 और अपॉन में है m1 प्लस। अब पूरा m1 m2 उठाओ, 0 के पास भेज दो, तो 0 क्या करेगा, इनका अपने जैसा कर लेगा, 0 इनको अपने जैसा कर लेगा, 0 बन जाएगा। अब देखो 5m2 को उधर लेके आओ, देखो ये भी प्लस हो गया, और इस 5 को इस 5 के नीचे, इस m2 को इस m1 के नीचे, क्योंकि हमें m1 ऊपर m2 नीचे लाना है। 5 एकम 5, तो
इसका मतलब M1 और M2 जो आए हैं वो 1:1 आए हैं। तो एक आंसर तो बनाइए। M1 M2 का मान किस में रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में रखने पर चलिए फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट तो ये रहा x इक्वल टू -4, M1 की जगह 1 प्लस M2 भी 1 बटे 1 प्लस 1, तो ये बना -4 प्लस 1 बटे 2, -3 बटे 2। ठीक है, अगर हमें बिंदु चाहिए, विभाजन बिंदु अगर हमें चाहिए तो हम वो भी निकाल देंगे। देखो कितने सारे आंसर निकल के आएंगे। एक तो अनुपात निकल गया, एक x की वैल्यू निकल गई, एक अगर विभाजन बिंदु पूछ रहा है तो वो भी तो x की वैल्यू से ही बनेगा। विभाजन बिंदु क्या बना? हमने माना था क्या? देखो x0 माना था, x की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। x की जगह क्या लिखा जाएगा? -3 बटे 2, और 0 तो 0 ही रहेगा, तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आ गया आंसर, बहुत आसान सा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। देखो समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। इस प्रकार से बनाया हमने, A B C और D, इसका नाम दिया। A है 1 2, B है 4y, C है x 6 और D है 3 5। ठीक है, x y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक चीज़ इसमें कर लीजिए, इसके विकर्ण आप बना लीजिए। विकर्ण आप बना लीजिए, यहाँ से देखो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, बन गए विकर्ण। बिंदु O पर ही मान लीजिए प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ ये चीज़ समझनी है कि अगर हम AC का मध्य बिंदु करें, AC का मध्य बिंदु, तो क्या वो BD के मध्य बिंदु के बराबर नहीं होगा? बस ये टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, और सवाल हल। देखो कैसे। अब यहाँ ये चीज़ समझिए, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं आपस में, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, बस ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। तो वो मध्य से काटते हैं, एक दूसरे को बीचों बीच से काटते हैं। ये चीज़ आप एक लाइन लिख भी सकते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को मध्य से काटते हैं, मध्य से प्रतिच्छेद करते हैं। किसके मध्य से? अपने। ये चीज़ आप लिख देंगे, बस हो गया काम। देखो AC का मध्य बिंदु करिए, 1 और x को जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, फिर 2 को और 6 को जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, फिर BD को देखो 3 और 4 को जोड़ दीजिए, बटे 2, 5 और y को जोड़ दीजिए, बटे 2। अब क्या करेंगे? भुज को भुज से कंपेयर करेंगे, कोटि को कोटि से करेंगे। चाहे तो एक लाइन और बढ़ा लो, 8 बटे 2 कितना बन जाएगा? 4, ये हो जाएगा 7 बटे 2, ये 5 प्लस y बटे 2। अब सीधा इसकी तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर इस 1 प्लस x बटे 2 को किसके बराबर लिखेंगे? 7 बटे 2 के। और इस 4 को किसके बराबर लिखेंगे? 5 प्लस y अपॉन 2 के। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, 1 प्लस x बराबर 7 और x बराबर 7 माइनस 1 बराबर 6। यहाँ से 4 दूनी 8, और y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 8 माइनस 5 बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x 6 और y 3, बस इससे ज़्यादा इसको नहीं करना। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से इसको कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां A भी एक वृत्त का व्यास है। तो पहले वृत्त बनाएंगे। ये देखो A और B के निर्देशांक चाहिए, केंद्र भी दिया है 2 - 3। A बिंदु के निर्देशांक नहीं, B दिया है 1 4, A नहीं पता तो कोई बात नहीं, x y मान लीजिए।
माना ए एक्स वाई मान लिया हमने, इन्हीं की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए व्यास ए बी का केंद्र यदि हम ज्ञात करें तो कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कर देंगे, अपने आप व्यास ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यास के मध्य बिंदु पर ही केंद्र होता है। बस ये चीज़ समझिए आप, मध्य बिंदु ज्ञात कर दो। और केंद्र तो हमें पता है 2 और -3 है, मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे x और 1/2 और y + 4/2। देखिए फिर एक बार तुलना कर देंगे, बहुत आसान से सवाल है। फिर एक बार तुलना कर देंगे किसकी, भुज से भुज की, कोटि से कोटि की। बस ये चीज़ समझिए, ये नहीं समझे तो नहीं समझ पाओगे। 2x + 1/2 की और -3 की, y + 4/2 से, 2 दूनी 4, x छोड़ेंगे तो 1 उधर जाएगा माइनस में, x बराबर आया 3। और इसी प्रकार से फिर यहाँ y आएगा -6 बराबर y + 4, क्योंकि 2 की गुणा हो जाएगी। y को यहाँ छोड़ेंगे 4 उधर चला जाएगा माइनस में, y बराबर -10। प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है, अगर प्लस माइनस की गलती करोगे तो सवाल कभी भी सही नहीं कर पाओगे आप। तो देखिए बिंदु ए क्या बना, बिंदु ए बना 3 और -10, हो गया काम। क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए और बी दिए हैं, देखो ए और बी, ये है -2 -2 और बी है 2 -4, ये दिए हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी, देखो P कहीं दे रखा है, यहाँ है मान लीजिए कि ए पी = समथिंग और P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। देखिए एक बार थोड़ा सा इसी को, इस मिस्ट्री को सुलझा देंगे तो सवाल आप अपने आप से कर लेंगे। देखो क्या मिस्ट्री है कि ए पी 3/7 ए बी। अब ये समझिए कि अगर मैं इसको ए पी बटे ए बी कर दूं तो ये तो ए पी और पूरे ए बी का अनुपात आ जाएगा, लेकिन हमें तो ए पी और पी बी चाहिए। तो क्या करें, इसके लिए काम करते हैं, 7 को इधर लाइए, 7 ए बी कर देंगे बराबर 3 ए बी कर देंगे। और क्या हम इस ए बी के 2 टुकड़े कर सकते हैं? देखो कैसे, ए पी + पी बी इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी को, देखो ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी + पी बी। बस ये इसका टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। यदि ये समझ में आता है तो बहुत बढ़िया। 3 से अंदर गुणा करके देखिए आप, कर दी, ठीक। 3 ए पी को 7 ए पी के पास ले जाओ, बहुत बढ़िया। 3 पी बी यहाँ छोड़ दीजिए, ये भी छूट गया। 7 में से 3 गए, 4 ए पी बचा, 3 पी बी के बराबर। अब ये समझिए कि हमारा काम लगभग हो गया, क्योंकि ए पी के नीचे आप पी बी को ले आओ और 4 को आप 3/4 3 के नीचे ले आओ। तो यहाँ से जो M1 और M2 आए हैं वो हमारे आ गए हैं। देखो हमसे ये बिंदु तो पूछा था, लेकिन हमें M1 M2 तो कहीं नहीं दिए थे ना, वो हमने अपने आप से ज्ञात किए। बस इस सवाल में और पहले सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें और इसमें यही अंतर है कि यहाँ M1 M2 नहीं दिए थे 2 बिंदु देकर, यहाँ दिए नहीं हैं, वहाँ दिए थे। ठीक है, चलिए हमने ज्ञात कर दिए, हो गई बात। ए पी और पी भी हमें चाहिए थे, वही हमने ज्ञात कर दिए। तो अब हमारा काम लगभग बन ही गया है। अब हम बिंदु P निकाल सकते हैं। सूत्र आप जानते हैं, M1x2 + M2x1 बटे M1 + M2 और M1y2 + M2y1 बटे M1 + M2। चलिए इन्हें नाम दे दीजिए x1 y1 x2 y2। चलिए मान भर दीजिए। M1 है कितना, 3 है। देखिए हमने जो ज्ञात किया अभी, ये 3 ये और ये 4 M2 है। 3 गुणा 2, M2 4, x1 -2 और बटे में आया 3 + 4। फिर ये तो 3 y2 -4 M2 4 y1 -2
और बटे में 3 + 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटे 7, 4 तिये 12 -8 और बटे 7। सवाल तो लगभग हो गया बस। अब जा देखो 6 में से 8 गए -2 बचे, 12 और 8 20 हो गए। क्या बचा? कुछ नहीं बचा, आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल। बस हमें m1 m2 पता लग जाए तो फिर तो हम कोई भी मान ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी इस सवाल में हमें थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी, फिर भी आ गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। दो बिंदु A और B, -2 2 और 2 8, ये बिंदु दिए हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले। देखो वहाँ पहले 3 भागों में विभाजित करना था, यहाँ 4 में है, तो उसी के जैसा सवाल है। देखो एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से और ये चौथा। देखो 1 2 3 और 4। इसको मैं नाम दे दूंगा C, इसको D, इसको E। जब मैं C का अनुपात चाहिए मुझे, C के लिए अनुपात m1 m2 कितना? C के लिए देखो एक पूरा हिस्सा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। बस ये चीज़ समझ लीजिए, दोनों सवाल हो जाएंगे, वो समत्रिभाजित वाला भी और 4 बराबर वाला भी। ठीक है, ये वाला भी। देखिए C का अनुपात अगर हमें चाहिए तो C के लिए इधर से इधर की अगर दूरी देखें A से C की, तो एक हिस्सा है, और जब C से B तक का देखा तो एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, तो ये 3 बन गया। और D की बात करेंगे। चलो D की बात करते हैं। D के लिए अनुपात क्या बनेगा? D के लिए अनुपात देखो क्या बना, D 1 और 1 2, और इधर भी 1 और 1 2। तो इसे हम 1 1 भी कर सकते हैं, या 2 2 से भी इसका काम हो सकता है। ऐसा नहीं, क्योंकि 2 से 2 गया, ऐसे कर देंगे ना, 2 बटे 2, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2। तो 2 2 करके भी ठीक, 1 1 करके भी ठीक, तो राइट ही आंसर आएगा। ऐसी कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। बस इस चीज़ समझ लीजिए। और जब हम ई की बात करेंगे कि ई के लिए क्या अनुपात आए, ई के लिए अनुपात, क्योंकि बिंदु तो सेम है, अनुपात ही चेंज होना है। m1 m2 ई के लिए देखो, जब ई पर जाएंगे तो हम ए से ई तक का हिस्सा देखेंगे कितना हुआ, 1 2 3, 3 m1 हो जाएगा, और आगे एक हिस्सा बचा केवल, तो 1। देखो 1 3 2 2 3 1, बस ये चीज़ समझ जाओ, क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं। चलिए C को ज्ञात कर लेते हैं। C बराबर, इसको मैं x1 y1 लिख रहा हूँ, इसको x2 y2। m1 की जगह 1 लिखा जाएगा, जो हमने अनुपात निर्धारित किया हम वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे C के लिए। तो 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा -2 बटे में 1 + 3, और 1 गुणा 8, m1 गुणा y2 है ना, प्लस m2 3 गुणा y1 2, और बटे में 1 + 3। चलो सॉल्व कर देंगे। 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बटे 4, 8 एकम 8, 3 दूनी 6 बटे 4, तो ये हुआ -4 बटे 4, ये हुआ 14 बटे 4, तो ये बन जाएगा -1, और ये 7 बटे 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 से कट जाएंगे। ठीक है, इसको यहीं छोड़ेंगे। फिर D पे आ जाओ। D बराबर m1 है 1 गुणा x2 2 प्लस 1 गुणा -2, और बटे में 1 + 1, फिर 1 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 2, और बटे में 1 + 1। जहाँ 2 अनुपात 2 था वहाँ मैंने इसको क्या कर लिया, 1 अनुपात 1 में कन्वर्ट कर लिया। 2 एकम 2 -2 बटे 2, 8 एकम 8 प्लस 2 बटे 2, तो ये हो गया 0, और ये हो गया 5, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, 8 2 10 बटे 2 5 बन जाएगा। अब चलिए बिंदु ई की ओर चलते हैं। ई बराबर m1 कितना 3, ये रहा m1, ये रहा m2, और x2 तो इसके लिए भी सेम रहेगा। ठीक है ना, इसके लिए भी वो बिंदु सेम ही रहेंगे, और बटे 3 + 1, फिर 3 गुणा 8 और 1 गुणा 1,
1 गुणा 2 बटे 3 प्लस 1। चलिए इसे भी कर देते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 2 बटे 4, 8 × 24 प्लस 2 बटे 4, तो ये बना 4 बटे 4 और ये बना 26 बटे 4। और सॉल्व करिए, ये हुआ 1, ये हुआ 13 बटे 2, ये 13 बटे 2 बन जाएगा। देखो तीनों बिंदु हमने ज्ञात कर दिए हैं। ठीक है, सी, डी और ई। समझ में आए? बहुत आसान है, बिल्कुल आए होंगे, बहुत बढ़िया आया है, तो बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा अलग है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हैं। तो देखिए, यदि हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता है तो हम इस सवाल को बड़ी आसानी से कर देंगे। इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, या इसको हम इस प्रकार से भी डिनोट कर लेते हैं 1/2 इंटू d1d2। ठीक है, d1d2 मीन्स एक समचतुर्भुज है, ऐसे करके देखिए, समचतुर्भुज जैसा भी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका एक विकर्ण d1 मान लिया और दूसरा विकर्ण d2, ये वाला। तो अगर हम ये ज्ञात कर दें फिर बात बन जाएगी। तो देखिए, इसको ABCD में लिख देंगे, ABCD, लेकिन क्रम नहीं टूटना चाहिए, क्रम यही रहना चाहिए। 3 0 4 5, C है -1 4 और D है -2 -1। देखिए हम यहाँ से विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं बहुत आसानी से। AC, ये कहो कि विकर्ण AC बराबर, AC निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, वो आपको पता है खूब, 3 - -1 और 0 - 4 का वर्ग, 3 और 1 4 का स्क्वायर, और ये भी हुआ -4 का स्क्वायर। चलिए 4 का वर्ग 16 और ये भी 16, कितने हुए? 16 16 32, √32, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 2, यानी कि 16 4 और √2, इतने मात्रक। विकर्ण BD को ज्ञात करेंगे, इसको भी वही दूरी का सूत्र लगाएंगे। BD में देखो 4 - -2, 4 - -2 और 5 -1 का वर्ग। 4 और 2 6 बन गए, 5 और 1 भी 6 हो गए, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, जोड़ेंगे 72 और इसको गुणा कर देंगे, 36 गुणा 2 कर सकते हैं ना, गुणनखंड कर देंगे 2, तो 6 √2 आ गया, इतने मात्रक। विकर्ण दोनों आ गए। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1d2, d1d2 ये हैं, ये d1 है, ये d2 है। 1/2 गुणा 4 √2 गुणा 6 √2। चलिए गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24, √2 की गुणा 2 और बटे में कितना? 2, 2 से 2 गया, क्या बचा? 24। लेकिन क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए इसको हम लिखेंगे वर्ग मात्रक। बस इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एरिया निकालना होता है तो वर्ग इकाई लिखते हैं या वर्ग मात्रक लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है। एक्सरसाइज 7.2 को हमने फिनिश कर लिया है, बहुत अच्छे से आप भी समझ गए होंगे। कहीं कोई समस्या रहती है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके ज़रूर देखें और बीच बीच में पॉज करते हुए अपने नोट्स बनाते चलें। ठीक, एक बार में समझ में नहीं आती दोबारा देखें। जितने भी इससे पीछे मैंने वीडियो बनाई है सभी को आप देखते चलें और वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और दोस्तों साथियों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ओके, थैंक यू।